हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए पूरे वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का टेस्ट जो है शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, किस स्तर पर? तो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन, ठीक है, यानी मानचित्र का जो अंकन करने के लिए सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को, यानी किस स्किल को जो बढ़ावा मिलता है? अगर बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, जो बच्चे हैं उनको मानचित्रांकन अगर सिखाया जाता है तो किस स्किल को बढ़ावा मिलेगा, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, हमारा पहला यहाँ पे है कि साफ सुथरा रेखांकन करने का स्किल बढ़ेगा, या फिर गणनाएं और अनुमान करने का स्किल बढ़ेगा, या तीसरा है माप के अनुसार चित्रण करने का स्किल बढ़ेगा, या चौथा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी करने का जो है स्किल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। यानी प्राथमिक स्तर के बच्चे अगर मानचित्रांकन अगर सीखते हैं तो किस स्किल को ज्यादा बढ़ावा मिलता है? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए सभी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें पहले का, तो साफ सुथरा रेखांकन, तो साफ सुथरा रेखांकन करने के लिए मानचित्रांकन ही एक तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जो है बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। दूसरा है गणनाएं और अनुमान, तो गणना और अनुमान, इसके लिए जो है मानचित्रांकन ही एक इफेक्टिव वे नहीं माना जा सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे है माप के अनुसार चित्रण करना, और ये इसको हम 1 मिनट के लिए अगर मान सकते हैं कि जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप चित्रण कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे। उसका चौथा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ठीक है, चौथा भी हमको लग रहा है कि ये करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम 3 4 पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जैसे जब भी 4 ऑप्शन में, ठीक है, आप 2 ऑप्शन को हटा दिए और 2 ऑप्शन में अगर आप फंस जाते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ढूंढना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला पढ़ें तो यहाँ पे है माप के अनुसार चित्रण करना, और इसमें लिखा है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। ठीक है, तो ऑब्वियस आपको यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो भी हमारा ओरिजिनल प्लेस होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैप पे जो है किसी भी चीज का मैप, हम प्लेस का मैप जो है बनाते हैं उसी के सापेक्ष में। ठीक है, और जो डायरेक्शन होता है तो मैप पे हम डायरेक्शन को भी दिखा पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाता है ये 4 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। यहाँ पे एक टेबल गिवन है और इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जून और दिसंबर मंथ में, यानी कि 2007 और 2014 का, ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल का यहाँ पे प्राइस आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ प्रति लीटर का प्राइस है, तो देखिए कितना था, जून 2007 में था 47 रुपया 74 पैसा, और दिसंबर 2014 में बढ़कर कितना हो गया, तो 61 रुपया 33 पैसा। इसी तरह से डीजल का जो प्राइस है वो जून 2007 में कितना था, तो 35 रुपया 21 पैसा, और दिसंबर 2014 में कितना बढ़कर हो गया, तो 50 रुपया 51 पैसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेबल गिवन है, तो अब नीचे देखिए क्या लिखा है कि उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत, ठीक है, कक्षा 5 का विद्यार्थी कौन है, तो देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखी। तो क्या लिखा उन्होंने? तो देखिए, पहला बात लिखता है कि पेट्रोल जो है डीजल की अपेक्षा क्या है, तो महंगा है। पेट्रोल जो है डीजल की अपेक्षा क्या है, तो महंगा है। ऑब्वियस है, यहाँ पे क्या है, पेट्रोल का रेट जो है डीजल के रेट से क्या है, तो अधिक है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पेट्रोल जो है डीजल की अपेक्षा क्या है, अधिक महंगा ईंधन है। बी में कहता है कि पेट्रोल की अपेक्षा डीजल में मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत जो है अधिक है, तो ये भी करेक्ट बात है। और सी में है डीजल जो है सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन जो है इस पर चलता है, तो ये भी सही है। उसके बाद डी है कि डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है और लोगों को डीजल वाली गाड़ियां जो है खरीदनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही है। अब इसके आधार पर नीचे आपको आंसर करना है। तो देखिए, ये आप स्टेटमेंट पढ़ ले कि ये सारे स्टेटमेंट गिवन है ऑप्शन में ए बी सी डी में। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग नीचे करना है कि बी और सी जो है निष्कर्ष है, दूसरे में कहता है सी और डी निष्कर्ष है, तीसरे में है ए और डी प्रेक्षण है, और चौथे में कहता है ए और सी प्रेक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ पे देखें
कि जो टेबल में रेट गिवन था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेबल क्या था आपका, वो एक प्रेक्षण था, ठीक है, कि किस ईयर में कितना जो है पेट्रोल या डीजल के रेट में कितना वो इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे आपको वही चीज लिखा हुआ है, तो ये चीज क्या हो गया, आपका प्रेक्षण हो गया। ए और बी क्या हो जाता है, तो प्रेक्षण हो गया, उसी चीज को नीचे लिखा हुआ है। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि डीजल जो है सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन जो है इस पर चलता है, ये एक निष्कर्ष निकल गया। डी में कहता है कि डीजल जो है पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, इसलिए लोगों को क्या करनी चाहिए, तो डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो यह भी क्या हो गया, तो एक निष्कर्ष निकल के सामने आता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो सी और डी क्या हो जाता है हमारा, तो निष्कर्ष हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर सी और डी क्या है, निष्कर्ष है, ठीक है। यानी ए और बी क्या हो जाएगा, इसका प्रेक्षण हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये टेस्ट खत्म होने के बाद आप लोग फिर से इसको देख लीजिएगा ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा, ठीक है, बहुत विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकट जो है का उपयोग करती है, ठीक है। तो ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर जो है प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे राधा क्या करती है, बहुत सारे टिकट का उपयोग करती है, और ऐसे टिकट के उपयोग से जो है, यहाँ नीचे जो भी ऑप्शन गिवन है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस संकल्पनाओं का जो है महत्वपूर्ण प्रभाव ढंग से जो है चर्चा की जा सकती है, ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहले में कहता है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात की, अगर आप बस से यात्रा करेंगे या ऑटो से यात्रा करेंगे या फिर ट्रेन से यात्रा करेंगे तो क्या होगा, सभी का जो है किराया जो है अलग अलग होता है। और बी में कहता है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ठीक है। सी है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। और डी में कहता है कि आरक्षण प्रक्रिया की समझ। अब यहाँ पे जो राधा टिकट का यूज कर रही है तो ये क्या सोच के यूज कर रही है, मतलब ए सोचकर या बी सोचकर या सी सोचकर या डी सोचकर या फिर चारों चीज सोचकर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है नीचे में, यानी कि सी डी है या फिर ए डी है या ए सी है या फिर बी सी है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पहले का, तो अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी क्या होती है, तो भिन्न होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, अलग अलग साधन से अगर आप यात्रा करेंगे तो लागत क्या होगी, भिन्न होगी। बी कहता है कि यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो ये चीज सोचकर आप नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अगर सी देखें तो सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो टिकट चाहिए। तो यह भी बात सही है कि ये टिकट तो चाहिए ही चाहिए। और डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। ऐसा नहीं कि जिसको आरक्षण प्रक्रिया का समझ है वही वो टिकट लेके यात्रा कर पाएगा। तो हमारे बी और डी यहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो सही क्या हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी किस में है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन में ये चीज गिवन है, यानी कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त जो है प्रतीत होती है, ठीक है। यानी कि प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उसको मानचित्र शिक्षण कराना है, तो कौन सा युक्ति जो है सर्वाधिक यहाँ पे यूजफुल होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले में क्या कहता है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना, यानी कि अध्यापक जो है श्यामपट्ट पर क्या करेंगे, तो मानचित्र बनाएंगे तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की जो है स्थिति है उसको बताने को कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है कि शिक्षार्थियों को निर्देश देंगे कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, ठीक है। और तीसरे में कहता है कि शिक्षार्थियों को एटलस दिखाएंगे और विभिन्न स्थानों की स्थिति जो है बताने के लिए कहेंगे, ठीक है। और फोर कहता है कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतकों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर जो है ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए फटाफट।
क्वेश्चन तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको अगर मानचित्र शिक्षण कराया जाता है तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति, कौन सा टेक्निक जो है सबसे बेस्ट होगा, ये आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। जब आपको लगे कि अब मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरा अब इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे लास्ट में एक ब्रह्मास्त्र वाला ट्रिक आपको बताते हैं, वो जरूर काम आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना। अध्यापक ही अगर कुछ करके देता है तो ये आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा। कहीं अगर टीचर खुद कुछ करके देता है तो उस ऑप्शन को पढ़ते ही आपको क्या करना है, तो नेगलेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे निर्देश मिले इसको भी देख के आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना। आप शिक्षार्थियों को क्या करेंगे, एटलस दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जहाँ पे आपको खुद रह के प्रदर्शन कर रहा है, शिक्षार्थी के सामने क्या कर रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षक ही कुछ दिखा रहा है, तो वो भी आपका निगेटिव ऑप्शन में ही आता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर, यानी शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करें तथा अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए, यानी कि उसके आसपास जो परिवेश है उसका ही उसे मानचित्र बनाने के लिए कहे तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति तथा उस मानचित्र पर वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी स्थिति को दिखाए और दिशा पर जो है ध्यान केंद्रित करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्रिएटिविटी होगा और धीरे धीरे बच्चे जो है ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। अब आपको बताए थे कि आपको ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका कोई भी चीज काम ना करे, आपका हर पढ़ा हुआ बेकार हो जाए, तो बस आंख कान मूंद के देख लेना आपकी कौन सा सबसे बड़ा ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चारों में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 4 नंबर, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स आप लोग सभी जितने भी वॉच कर रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक स्तर पर, चूंकि ये क्लास 1 to 5 के लिए है इसलिए प्राथमिक स्तर पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए जो है उपकरण और तकनीकें हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है ये परियोजना कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है जर्नल लिखना और चौथा है विचार मानचित्रण, ठीक है। यानी कि कौन सा जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, अगर आकलन किया जाएगा पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर पर, तो उसके लिए जो उपयोग उपकरण और तकनीकें होंगी तो क्या क्या होंगी वो आपका आंसर करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर कीजिए इसका। परियोजना कार्य होगा, क्षेत्र भ्रमण होगा, या फिर जर्नल लिखना होगा, या फिर विचार का मानचित्रण होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका परियोजना कार्य भी होगा, क्षेत्र भ्रमण भी होगा, जर्नल लिखना और विचार का मानचित्रण भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सभी यानी कि चौथा नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। यानी झूम की खेती कहाँ हो रही है, तो मिजोरम में हो रही है, और कहाँ होती है, तो झारखंड में भी होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो पहले में कहता है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, और बी में कहता है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, और सी में कहता है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी क्या होती है, तो जुताई की जाती है। और इसके बाद वाले ऑप्शन में कहता है डी में कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और ई में है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। अब देखिए उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको आंसर करना है, सी डी ई होगा, ए बी डी होगा, या ए बी होगा, या फिर बी डी होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसका आंसर लगा पाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट है, तो सी और डी आपका, डी और ई आपका ध्यान में है, तो डी और ई में क्या होगा क्या नहीं होगा आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चूंकि ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए एक ही बार स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पहले का बात करें
तो एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई होती है, तो यही नहीं होता है। ठीक है, जुताई नहीं की जाती है। नॉर्मली इसको ऐसे जो छोटे छोटे जो मिट्टी के ढेले जैसे बन जाते हैं उसे क्या करता है, तो ऐसे ही नॉर्मली तोड़ ताड़ दिया जाता है, उसे हल्का ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ए और बी सही है। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया हुआ है डी और ई में, तो एक ही खेत में, यानी कि हमारा क्या क्या करेक्ट हो गया, ए और बी। एक ही खेत में तीन चार भिन्न प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी डी भी हमारा हो गया। उसके बाद कहता है कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो भी खरपतवार काट कर जलाए गए थे वही जो है उर्वरक का काम कर देता है। ठीक है, तो हमारा ई भी क्या हो जाता है, रॉन्ग। तो ए बी और डी हमारा सही, यानी कि सेकेंड वाला जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण होते हैं तो उसमें उस प्रोसेस को बढ़ावा आप देंगे जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों का केंद्र बिंदु है। क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है उसके उसका वो क्या है, तो केंद्र बिंदु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कौशल नहीं होगा, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला है कि पूर्वानुमान, दूसरा है निर्धारण, तीसरा है निष्कर्ष निकालना और चौथा है अवलोकन। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आएगा और एक जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, उस चीज को यहाँ पे आपको बताना है। तो आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो पूर्वानुमान भी होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष भी होगा और अवलोकन ऑब्जर्वेशन भी इसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है आएगा। लेकिन अगर किसी चीज का निर्धारण या मानक रूप दे दिया जाएगा तो ये चीज क्या होता है, तो हमारा रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है। तो किसी चीज का निर्धारण कर देना, किसी चीज को मानक रूप बना देना, ठीक है, कोई चीज मानदंड कर देना, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, तो रॉन्ग होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कहता है कि कक्षा 5 की अध्यापिका जो अध्यापिका माहिका कौन है, तो माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। ठीक है, सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आसपास के पौधे हैं उसका अवलोकन करे, ऐसा जो है चाहती है कौन, तो अध्यापिका जो माहिका है। ठीक है, तो सार्थक अधिगम के लिए जो है उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित जो है करना चाहिए, क्या चीज के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो पहले में कहता है कि यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, दूसरा कि यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तीसरा है कि अधिकतम पौधे के नाम लिखें। ठीक है, और चौथा है कि उनकी ऊंचाई जो है, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहला देखें कि यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, तो ये एक नॉर्मल बातें होती हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो उपयोगी है तो बहुत तरह से उपयोगी हो सकता है, चलिए इसको 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। ठीक है, तीसरा है कि अधिकतम पौधे के नाम लिखना, तो यहाँ पे पौधे के नाम बच्चे जादू मंत्र से तो जानेंगे नहीं। ठीक है, उसे बताया जाएगा कि ये इस प्रकार के पौधे हैं, शिक्षकों द्वारा उसे बताया जाएगा। अगर 4 देखें, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके स्थानों में अंतर के अवलोकन करना, तो यही चीज यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा जा रहा है, उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने के स्थान में अंतर के अकॉर्डिंग। तो आप जब यहाँ चारों ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे ऑब्वियस है कि आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोस्ट जो अच्छे ऑप्शन है आपको 4 नंबर ही लग रहे होंगे। तो हमारा यहाँ पे 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट बात करें तो ये हमारा नॉर्मल बात हो गया।
उसके बाद यहाँ पे देखें अधिकतम पौधे के नाम तो ये शिक्षक बताएंगे, और यह है कि यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो ये एक नॉर्मल बात होती है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर, तो हमारा 4 ही करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण की बात हो रही है, यानी कि महत्वपूर्ण तो सभी होंगे, लेकिन एक जो सबसे मोस्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहले में कहता है कि क्रियाकलाप संचालित करना, ठीक है, तथा कौशलों का विकास करना। दूसरे में कहता है कि आकलन में सफलता प्राप्त करना। तीसरा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, और चौथा दिया है कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए सभी जल्दी से। यानी प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो निम्न कौन सा जो पहलू है सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। जहां भी इस तरह से बात रही जोड़ना, यानी कि पर्यावरण से जोड़ना, इस तरह की बातें रहेंगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा क्या हुआ, तो चौथा नंबर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बातें होंगी प्राथमिक कक्षाओं के ही होंगी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 के लिए ही होता है। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। तो यहाँ पे आप किस चीज को छोड़ेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मूर्त से अमूर्त, ठीक है, और बी दिया है सरल से कठिन। आप शिक्षण सूत्र अगर पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मैक्सिम्स का वीडियो डाला हुआ है हमारा, तो इसको आप जाके देख लीजिए, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, या फिर वीडियोस को भी आप स्क्रॉल करें, कुछ वीडियो पहले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसका या आई बटन में ये टेस्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देख क्या दिया है, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानिक से वैश्विक, और अमूर्त से मूर्त। यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक कक्षा के अगर बच्चे हैं जल्दी से बताइए आप लोग, बी होगा, डी होगा, ए बी होगा, या फिर बी और सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर हम पहला का बात करें, मूर्त से अमूर्त, यानी जो चीजें पहले आपको दिख रही है, मूर्त चीजें क्या होती है, जो आपको दिख रहा होता है, जिसको जिसे आप जो है महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और अमूर्त चीजें हो जाती हैं कल्पना वाली चीजें, जिसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप गोल्डन सेब को इमेजिन करो, तो पहले आप सेब को देखे होंगे तो वो मूर्त हो गया, और गोल्डन सेब को जब आप इमेजिन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, तो अमूर्त हो गया। तो पहला हमारा करेक्ट है। सरल से कठिन, यानी कि बच्चों को पहले सरल चीजें बतानी चाहिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे कठिन चीजें बतानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया बी, बी भी सही है। उसके बाद सी है स्थानिक से, स्थानीय से वैश्विक। स्थानीय से वैश्विक हो गया, मतलब ये लोकल हो गया। ठीक है, ये ग्लोबल हो गया, यानी कि पहले लोकल चीजों के बारे में बताएं, उसके बाद धीरे धीरे जो है उसके और भी जगह के बारे में आप बताते चलें, यानी स्थानीय से वैश्विक की ओर जाएं। तो हमारा ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और स्थानीय से वैश्विक सी भी करेक्ट है। अगर हम बात करें अमूर्त से मूर्त, तो पहले मूर्त चीजें होती हैं, ना कि पहले अमूर्त चीजें। ठीक है, तो इस हमारा डी क्या हो जाता है, तो रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है, केवल इसे छोड़कर, तो किसे छोड़कर, डी को छोड़कर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने जिन्होंने 2 किया है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के
टेस्ट का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, देखिए एनसीएफ जो है 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए जो है क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति जो है नहीं की है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ये आपको आंसर करना, यानी कि 1 2 3 में तो नहीं रहता, आपको पता है क्लास 3 to 5 में ही आपका क्या रहता है, ईवीएस जो है रहता है। तो क्या वजह है, यही आपको आंसर करना है। तो पहले में कहता है कि पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, तीसरा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और चौथा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। मतलब एनसीएफ 2005 जो है कक्षा 1 और 2 के लिए जो है पर्यावरण अध्ययन जो है नहीं बता रहा है, ये नहीं संस्तुति करता है। तो इसका पीछे वजह क्या है ये आपको बताना, उसी वजह को यहाँ पे बताना है क्यों वो संस्तुति नहीं करता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। तो देखिए अगर हम पहला का बात करें तो पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, तो ऐसा कोई इशू नहीं कि भार कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे का लेवल वहां तक नहीं जा पाता है, ठीक है, इस वजह से इस चीज को वो अलाउ नहीं करता है। दूसरे में है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, तो यहाँ पे जहाँ भी केवल मिल जाए तो उसे देख के ही आपको नेग्लेक्ट करना है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, देखिए कितना इस तरह का ऑप्शन देख के ही हट जाएगा, आपको डायरेक्टली इसमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 4 नंबर, यानी कि संदर्भ युक्त जो भी चीजें हैं वो जिसके बारे में बताई जानी है तो अधिगम परिवेश उसके अकॉर्डिंग क्या करें, तो आप बच्चों को प्रदान करें, तो बच्चे वहां पे ज्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।